उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बाद वो इस चट्टान के पास आ गए। तुम लोग बगैर इजाज़त शिकराल की हदूद में दाखिल हुए हो। उसने हाथ उठाकर बुलंद आवाज़ में कहा, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मगर हम बेकसूर हैं सरदार, इमरान ने रूनी सूरत बनाकर कहा। अगर हम शिकराल की हदूद में दाखिल हो गए हैं तो यकीन कीजिए कि हम राह भटके हैं। आप मालिक हैं जो सज़ा चाहें दे। वो हंसने लगा और बोला, डरो नहीं, ये सज़ा ऐसी नहीं होगी जिसके लिए तुम्हें रोना और गिड़गिड़ाना पड़े। आप मालिक हैं, इमरान ने बेबसी से कहा। हम तुम्हें अपनी बस्ती में ले जाएंगे और तुम्हें वहाँ हमारा दिल बहलाना पड़ेगा। इमरान ने बड़े मकबूल अंदाज में सर हिलाकर कहा, मगर हम सिर्फ पेट के लिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं सरदार। ओह, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। वो भकमंगे सरखसानी तुम्हें क्या देंगे? तब फिर हम सर के बल चलेंगे सरदार। मैंने शिकराल के सरदारों की फ्याजियों के तस्करे बहुत सुने हैं। अच्छा तो बढ़ाओ अपने आदमियों को। वो दोनों हाथ हिलाता हुआ चट्टान से नीचे उतर आया और सवारों ने अपनी राइफलें झुका दी। इमरान ने अपने साथियों से हाथ नीचे गिराने को कहा। सफदर उन्हें गुफ्तगू का माहासिर बता रहा था और उनके चेहरे खिलते जा रहे थे। अब जो काफिला चला तो इनके कदम सुस्त नहीं थे। सवारों का सरदार इमरान से गुफ्तगू करता हुआ चल रहा था। क्या सब मुखलाकी हैं? इसने पूछा। नहीं, सिर्फ मैं मुखलाकी हूँ और ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों से ताल्लुक रखते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये सर्किस तरतीब दिया है। बड़ी मेहनत से सरदार, अपनी सारी जिंदगी इस चक्कर में बर्बाद कर दी। बस शौक ही तो है। तुम मालिक हो सर्किस के? हाँ सरदार। तुम शिकराली बहुत अच्छी तरह बोल सकते हो? हाँ सरदार, मैं कई ज़बानें बहुत अच्छी तरह बोल सकता हूँ। अगर ना बोल सकूँ तो मैं अपना ये पेशा एक दिन भी नहीं जारी रख सकता। ठीक है, आजकल मुकलाल का क्या हाल है? तुम्हारा खानदान तो बहुत बूढ़ा हो गया होगा, मगर हिम्मत जवानों की सी रखता है सरदार। हाँ, मैंने बचपन में उसे देखा था। इस वक्त तो वो शेर बब्बर मालूम होता रहा होगा, इसमें शक नहीं है। क्या मैं सरदार का नाम पूछ सकता हूँ? शहबाज को ही। और तुम्हारा? मेरे वालिदैन ने मेरा नाम सफ़े शिकन रखा था, मगर मैं बहुत डरपोक हूँ, मक्खी भी नहीं मार सकता। शहबाज हंसने लगा। इमरान सर हिलाकर बोला, मैं झूठ नहीं कहता सरदार, ये हकीकत है। काफिला चलता रहा। एक बार शहबाज का घोड़ा आगे बढ़ गया और इमरान ने अपने खच्चर पर कैंचियाँ बरसानी शुरू कर दी, लेकिन इसकी रफ्तार में कोई फर्क ना आया। इस तरह डैनी की वो आरज़ू पूरी हो गई जो बहुत देर से उसे बेचैन किए हुए थी। मानता हूं मास्टर, वो दबे हुए जोश के साथ बोला। जुगत उस्ताद हो, जो कुछ कहा है कर दिखाया। हम एक खच्चर भी जाया किए बगैर शिकराल जा रहे हैं। जहां हिकमत अमली से काम बनता हो वहां ताकत ना सर्फ करनी चाहिए, बल्कि उसे किसी दूसरे मौका के लिए एहतियात से रखना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं मास्टर, तुम बाज़-औक़ात मुझ जैसे पुराने शिकारी को भी मुतय्यर कर देते हो। अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है डैनी। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग शिकराली नहीं बोल सकते। यकीनन अच्छी बात है। अपने आदमियों से कह देना कि शिकराली औरतों के चक्कर में ना पड़े। वो बहुत शौक और हंसोड़ होती हैं। हो सकता है हमारे आदमी किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए। वो जिंदा दिल जरूर होती हैं मगर आवारा नहीं। मैं उन्हें ताकीद कर दूंगा, लेकिन आपके आदमी बहुत खुदसर मालूम होते हैं। खैर, उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि गलत उठा हुआ कदम शिकराल में कब्र ही की तरफ ले जाता है। पिछले दिनों के दुश्वार गुजार रास्ते और तंग दरों में डोलियां बेकार हो गई थी और उन्हें वहीं गारों में एहतियात से छुपा दिया गया ताकि वापसी के सफर में बशर्ते हयात काम आ सकें। वाकई तुमने कमाल कर दिया, जूलिया कह रही थी। तो फिर अब मैं उम्मीद रखूं? कैसी उम्मीद? कहीं ना कहीं मेरी शादी जरूर करा दोगी। इमरान में पिछली रात होश में नहीं थी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। ये पिछली रात कब हुई थी? मुझे तो याद नहीं है। फिर जूलिया ने वो बात ही उड़ा दी और आइंदा की स्कीमों के मुतालिक गुफ्तगू करने लगी। ये बस्ती सचमुच अजीब थी। हर लिहाज से उन्हें अजीब यूं लगी कि उन्होंने अब तक इसके मुतालिक जो कुछ भी सुना था वो इसके बरक्स थी। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे मकानात के सिलसिले बिखरे हुए थे और शायद ही कोई ऐसा मकान रहा हो जिसके सामने एक छोटा सा बागीचा ना हो। वहाँ के बाशिंदे भी बड़े साफ सुथरे थे, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले हलीम लोग। बाज़ औक़ात तो ऐसा मालूम होता था जैसे बस्ती के सारे मर्दों ने अफ्यून की चुस्कियाँ लगा रखी हों। उनके अंदाज से ऐसा लगता था किसी जगह बैठे बैठे उठने के इरादे में भी 10-15 मिनट सर्फ कर देते थे। मामूली हालात में इंतहाई काहिल और सुस्त मालूम होते थे, लेकिन उनकी औरतें उनकी जिद थी। बड़ी तेज तर्रार जिस्मों का रेशा रेशा थरकता मालूम होता था। अलबत्ता उनका अंदाज शोख बच्चियों सा था। अभी तक इमरान की नजरों से एक भी ऐसी औरत नहीं गुजरी थी जिसकी आंखों में उसे जिनसी तशनगी की झलकियां मिलती। वो खेल तमाशों और रंगराग की शायक जरूर थी, लेकिन साथ ही साथ फरमा बरदार बेटियां और अतात शार बीवियां थी। उनके लिए ये खबर बड़ी फरख्त अंगेज थी कि उनके मर्द कहीं से सर्किस वालों को पकड़ लाए हैं। इमरान खसूसियत से शहबाज ही का मेहमान
मेहमान था उसने उनसे छुलदारियों में नहीं रहने दिया जो काफले वाले अपने साथ लाए थे। एक मैदान में छुलदारियां नस्ब कर दी गई थी और काफला वहीं उतर पड़ा था। शहबाज रास्ते ही में इमरान से बेतकल्लुफ हो गया था, या फिर यह कहा जा सकता है कि इमरान ही इससे बेतकल्लुफ हो गया था। जाहिर है अगर इमरान उसके मौके ना पैदा करता तो शहबाज की बेतकल्लुफी का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। काफले वालों का इंतजाम हो जाने के बाद वो उसे अपने घर लेता चला गया था। यहाँ 3 छोटे कमरे थी जिनकी दीवारें पत्थरों की सी थी और छतें ठोस की जिनकी ऊपरी सतह पर शहबाज के बयान के मुताबिक खालें मुंडी हुई थी। खालें ही हमारी दौलत हैं, उसने कहा। हम अनाज की इवज तो में खाले दे सकते हैं, जवाहरात की इवज नहीं। आप यहाँ तन्हा रहते हैं, इमरान ने कहा। मैं इसका आदी हूँ, हर आदमी को होना चाहिए। अगर घर में कोई औरत मौजूद हो तो हर एतबार से आदमी के जिस्म में घन लग जाता है, इसलिए इस घर में कभी कोई औरत नहीं आएगी। बड़ा अच्छा ख्याल है, तुम सचमुच कह रहे हो या यूं ही? दूसरे लोग तो मेरे इस ख्याल की तायद नहीं करते। वो गलती पर है, इमरान सर हिलाकर बोला। अच्छा तुम भूखे होगे और हाँ इस कमरे में चूल्हा है, ईंधन है, सुर्ख डब्बे में अंडे होंगे और लकड़ी के संदूक में आटा। लेकिन तुम चाय को हाथ ना लगाओगे क्योंकि इसके लिए हमें जर्द रेगिस्तान का कुछ हिस्सा पार करना पड़ता है। जर्द रेगिस्तान जहां मौत बगोलों की शक्ल में चकराती और चिंगारती फिरती है। चाय पीने से मुझे जुकाम हो जाता है, इसलिए मैं कभी नहीं पीता। तब तुम एक बहुत अच्छे मेहमान हो और हमेशा यहाँ रहो। शहबाज हंसने लगा। सफेद दांतों की कितार से दरिंदगी झलक रही थी। वो एक दिन की तो थकन थी नहीं कि 2-4 घंटों में दूर हो जाती। काफले वाले जो चैन से लेटे हैं तो उन्होंने दूसरे ही दिन की खबर ली। ना खाने का होश, ना पीने की सुध। फिर अगर उनके साथ सफदर ना होता तो शायद वो पागल ही हो जाते, क्योंकि लोग चौक दर चौक अगर उनकी सर्कस के मुतालिक पूछते और कुछ इस अंदाज में पूछते कि उनकी रूहें फना हो जाती। मफहूम वो समझ नहीं पाते थे। लहजे से उन्हें ऐसा मालूम होता जैसे मार डालने की धमकियां दे रहे हों। जब सफदर उन्हें बताता कि वो तो बड़े प्यार से तुम्हारी खैरियत पूछ रहे हैं, तब उनके हवास ठिकाने होते। 3 दिन तक वो आराम करते रहे। फिर एक शाम इन लोगों ने अपने करतब दिखाए जो खास तौर से सर्कस ही के लिए साथ लाए गए थे। उन्होंने एक ही शो में काफ़ी दौलत कमाई, लेकिन तकरीबन 1.5 पाउंड चाय थी और इससे भी शहबाज बड़ी हरीस निगाहों से देख रहा था। इमरान जब उसे समेट कर एक तरफ रख चुका तो उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अगर तुम एक हफ्ता भी यहाँ ठहरे तो काफी दौलतमंद होकर वापस जाओगे। वो दोनों एक छवलदारी में तन्हा थे। इमरान ने चाय के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या? शहबाज ने हैरत से कहा, फिर हंसकर बोला, तुम मजाक कर रहे हो? नहीं दोस्त, इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं दूसरों के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये तो सिर्फ चाय है, दुनियावी दौलत जो मैदे में पहुंचने के बाद हजम हो जाती है। तुम संजीदगी से कह रहे हो? शहबाज की हैरत अब भी बरकरार थी। हाँ दोस्त, बिल्कुल संजीदगी से। फिर सोच लो, इतनी चाय की एवज तुम्हें 20 खाले मिल सकती हैं। 20,000 खाले तुम पर निसार कर सकता हूँ। आजकल तुम जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शहबाज यक बयक बिगड़ गया। मैं छुरा मारकर तुम्हारी आंतें बाहर निकालूंगा। इमरान अपना पेट खोलकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, प्यारे सरदार, शहबाज के हाथों मरना मैं बेहद पसंद करूंगा। पेट खोलने पर वो गुस्से ही की हालत में हंस पड़ा। फिर कुछ देर तक खामोशी से इमरान को घूरते रहने के बाद बोला, क्या तुम अपने सर्कस में मस्खरे की हैसियत से काम करते हो? हाँ कभी कभी, इमरान ने सर हिलाकर कहा। शहबाज ने आधी चाय समेटकर अपने कब्जे में की और फिर कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी छवलदारी में घुस आया। ये भी शहबाज ही को खा जाने वाली नजरों से देखता रहा। फिर जेब से लोहे का एक छोटा सा हल्का निकालकर उसे दिखाता हुआ बोला, इसके नाम में तुमसे पूछता हूं कि तुम इन लोगों को यहाँ किसकी इजाजत से लाए हो? क्या इस खत्ते में कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? शहबाज जमीन पर पैर पटक कर दहाड़ा। हाँ यकीनन, वो जो गारों में रहता है, जो मवेशी नहीं पालता, फिर भी उनके सामने खालों के अंबार लगे रहते हैं जिस पर जर्द रेगिस्तान की रेत का एक जरा भी आज तक नहीं पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाय पी सकता है। वो जिसके एक इशारे पर तुम सब मौत के घाट उतारे जा सकते हो। जाओ। शहबाज दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर बोला, उसे इल्म है कि मुझे इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं। उसे कह देना कि अगर उसने इस आबादी की तरफ नजर भी उठाई तो पूरे शिकराल में खून की नदियां बहेगी। तुम गलत फहमी में मुब्तला हो शहबाज। वो आदमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर बोला, इस बस्ती का एक कुत्ता भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। गार वाले का नाम सुनते ही उनके इजदाद अपनी कब्रों में करवटें बदलने लगेंगे। मैं अकेला सारी बस्ती को ललकार सकता हूँ। तुम दफा हो जाओ। अच्छी बात है। वो उसे कीनातोज नजरों से देखता हुआ बोला, आधी चाय आप ले लीजिए, आखिर इसमें खफा होने की क्या बात है? इमरान जल्दी से बोल पड़ा और शहबाज उसे इस तरह गूंने लगा जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। वो अपनी खुशी से दे रहा है, तुम दखल अंदाज नहीं हो सकते। वो आदमी चाय की पोटली पर हाथ रखता हुआ शहबाज से बोला और इमरान ने फिर जल्दी से कहा, जी हाँ शौक से, आप ही की है। वो आदमी पोटली को उठाकर छवलदारी से बाहर निकल गया। तुम बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल अहमक। शहबाज दांत पीस कर बोला, क्यों सरदार? नहीं, मैंने अच्छा किया, ख्वामखा आप दोनों में लड़ाई हो जाती।
अरे वो गीदड़ मक्कार, उसकी मजाल थी। इसका गार वाले से कोई ताल्लुक नहीं, उसे कहीं से एक कटाली मिल गई है और इस तरह लोगों को धमकियां देकर अपना पेट पालता है। अब मैं क्या जानूं, मैं समझाता शायद वो कोई सरदार है। चुप रहो, शहबाज ने उसे मुक्का दिखाकर बोला। चलो अब मुझे नींद आ रही है। वो दोनों घरों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इमरान ने पूछा, गार वाला कौन है? एक खबीर जिसके जिस्म में सूअर की रूह मौजूद है। बुरा आदमी है, इमरान ने पूछा। बहुत बुरा, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी उसके सामने दौलत के अंबार लगे रहते हैं। ना वो मवेशी पालता है और ना कभी घोड़े पर बैठा है, उसके बावजूद कि उसके सामने खालों की ढेर नजर आती है। जादूगर है, जादूगर ही समझ लो। मैं तुम्हें बताऊं, उसने हमेशा मुफ्त के टुकड़े तोड़े हैं। आज से 5 साल पहले हम इस पर तरस खाकर उसका पेट भर दिया करते थे और वो हमें तरक्की और खुशहाली की दुआएं दिया करता था। फिर अचानक वो हम सबसे जबरदस्ती अपना हक वसूल करने लगा। न जाने कैसे उसने शिकराल के छठे हुए बदमाश से साजबाज कर ली। उसकी हिफाजत करते हैं और वो शिकराल के सारे इलाकों से खिराज वसूल करता है। उसके आदमी कहते फिरते हैं कि वो उनकी मुट्ठी में मौतो हयात है। इसकी बरकत से शिकराल में माएँ नर बच्चों को जन्म देती हैं और उसका गुस्सा मौत की शक्ल में जाहिर होता है। इसके कब्जे में आसमान पर चमकने वाली बिजली है। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे पूरी पूरी बस्तियों को तबाह कर सकता है। वाह भाई, खुदाई दावा कर बैठा है, इमरान बड़बड़ाया। नहीं, वो कहता है कि खुदा ने उसे बुराइयां दूर करने के लिए दुनिया में भेजा है। आहा, तो पैगंबर है। कोई भी हो, लोग इससे खौफ खाने लगे हैं। इससे नहीं बल्कि इन पूरी इसरार कुव्वतों से जो उसके कब्जे में है। हम शिकराली सिर्फ घोड़े की पुश्त पर ही मरना पसंद करते हैं, खवा हमारे हाथ में बंदूक हो खवा तलवार। हम हर वक्त मौत के इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं, मगर वो मौत हमें पसंद नहीं है जो गार वाली की तरफ से हम पर नासिल होती है। वो मौत कैसी होती है दोस्त? इमरान ने आहिस्ता से पूछा। यही कि वो आदमी रात को सोए और इस बिस्तर से उसकी लाश उठानी पड़े। क्या ये अक्सर होता है? हाँ, जिस पर भी गार वाले का अजाब नाजिल होता है उसका यही अशर होता है। इमरान खामोश हो गया। वो दोनों घर पहुंचे, खाना खाया और शहबाज चाय के लिए पानी रखकर मुस्कुराता हुआ इमरान की तरफ मुड़ा। यार सफ़े शिकन, तुम मुझे अक्सर याद आया करोगे। पता नहीं क्यों मैं तुमसे बहुत मानूस हो गया हूँ। यही हाल मेरा भी है सरदार शहबाज, इमरान ने सर हिलाकर कहा। मगर तुम एक बार गार वाले को बद्दुआ से कैसे बचे थे? मैंने वो रात बिस्तर के बजाय घोड़े की पीठ पर गुजारी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फिर वो शायद उसके मुतल्लिक भूल ही गया था। लेकिन उसने तुम्हें बद्दुआ क्यों दी थी? मैंने कटाली वाले को मार डाला था। कटाली वाला? मैं नहीं समझा। अभी जो तुमसे चाय ऐंठ ले गया कटाली वाला ही बनकर आया था। हर बस्ती में 2-4 कटाली वाले रहते हैं। ये दरअसल इस गार वाले के आदमी हैं। तुमने देखा था कि नहीं? उसने लोहे का एक छल्ला निकालकर मुझे दिखाया था। वही कटाली है, गार वाले का निशान। लोग कटाली वालों से डरते हैं। अगर वो आदमी कहीं लड़ रहे हों और कोई कटाली वाला पहुंच जाए तो वो इस तरह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जैसे किसी गैबी ताकत ने उन्हें अलग कर दिया हो। हाँ, तो एक बार मैं भी एक आदमी से उलझ पड़ा था। एक कटाली वाला हमारी तरफ बढ़ा, पहले मैंने उसको खत्म कर दिया, फिर उस दूसरे आदमी की टांगे चीर डाली। तुम शराब नहीं पीते क्या? नहीं, इमरान बोला। क्या शराब तुम्हें आसानी से मिल जाती है? शराब तो शिकराल ही में बनती है। वो हमें बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती, बल्कि हम खुद बाहर वालों को शराब देते हैं। उसके इवज इनसे बंदूकें, कारतूस और रिवॉल्वर लाते हैं। शिकराल की सी शराब तुम्हें सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। वो फटे हुए दूध के पानी और अंगूर के लहन से तैयार की जाती है। फिर इस गार वाले के मुतालिक बताते रहो शहबाज। क्या इसका तस्करा तुम्हें अच्छा लगता है? शहबाज ने गुस्सेले लहजे में पूछा। नहीं, इससे नफरत मालूम होती है, मगर वो मुझे अजीब लगता है। क्या तुम अजीब किस्म की बातें सुनना पसंद नहीं करोगे? अगर वो नफरत अंगेज हो तो मैं उन्हें सुनना पसंद नहीं करूंगा। इमरान खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद शहबाज चाय लाया। इमरान सोच रहा था कि मतलब की गुफ्तगू छेड़े या ना छेड़े। हो सकता है शहबाज ही इस साजिश का सरगना हो जिसकी कड़ियां उसे अपने मुल्क में मिली थी और जिनकी बिना पर उसे शिकराल का सफर करना पड़ा था। आखिर शहबाज खुद ही बोला, मैं उसका नफरत अंगेज तस्करा जरूर करूंगा ताकि इस वक्त तक मेरे सीने में उसके खिलाफ आग भड़कती रहे जब तक मैं उसे मार न डालूं। वो फरंगियों का दोस्त है सफ़ा शकन, और हमने आज तक अपनी सरजमीन पर किसी फिरंगी का नापाक वजूद नहीं बर्दाश्त किया। अब यहाँ फरंगी आते हैं और उसके पास कटालियाँ होती हैं और इन कटालियों की वजह से कोई इन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। फिरंगियों ने अपनी औरतें उसे पेश की हैं। उसके पास कई फिरंगी औरतें हैं जो इसके साथ गारों में रहती हैं। इमरान की दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसने कहा, और वो वाकई वो तुम्हारी सरजमीन को नापाक कर रहा है। मैंने शिकराल के मुतालिक सुना है कि वहाँ के लोग बड़े गयूर और खुददार हैं, मगर अब तुम्हारी औरतें दोगले बच्चे जनेगी। क्या बकते हो? शहबाज चाय की प्याली फर्श पर पटक कर खड़ा हो गया। उसका हाथ रिवॉल्वर के दस्ते पर था। मैं ठीक कह रहा हूँ, जहाँ फिरंगियों के कदम जाते हैं वहाँ बदचलनी और आवारगी फैलती है। औरतें नंगी होकर नाचने लगती हैं और मर्द डर के मारे अपना मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं।
शहबाज चंद मिनट उसे घूरता रहा। उसने रिवॉल्वर होस्टर में रख दिया। इमरान इत्मीनान से चाय पीता रहा। शहबाज अपना होठ दांतों में दबाए फर्श की तरफ देख रहा था। परवाह ना करो, अगर तुम इस वक्त इस गारों में घुसना चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ बटाने के लिए तैयार हूं, इमरान ने कहा। शहबाज ने उसे गौर से देखा और बोला, हम 2 आदमी क्या कर लेंगे? मेरे पास 50 जवान हैं जो मेरे एक इशारे पर आर्मियों के रुख मोड़ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसके इलाके में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सभी अनदेखी मौत से डरते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें मौत से बचते नहीं देखा था? देखा था, मगर वो उसे महज इत्फाक समझते हैं। और तुम क्या समझते हो? मैं समझता हूं कि सूअर के पास गैबी कुव्वतें नहीं हैं। वो जिसे भी बद्दुआ देता है उसे जहर दिलवा देता है। मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया था जिस दिन मुझे उसकी बद्दुआ की इत्तला मिली थी, और रात बिस्तर पर बसर करने के बजाय घोड़े पर बसर की थी। मैंने तुमसे 100% मुत्तफिक हूं, इमरान ने सर हिलाकर बोला। फिरंगियों के हथकंडे इस किस्म के हैं, मगर शहबाज तुम बहुत चालाक हो और मुझे यकीन है कि गार वाला तुम्हारे ही हाथों से मारा जाएगा। शहबाज का चेहरा किसी ऐसे बच्चे के चेहरे की तरह खिल उठा जैसे कोई गैर मुतवक्का खुशखबरी मिली हो। तुम आदमियों की परवाह ना करो, इमरान कहता रहा। मेरे पास बेहतरीन किस्म के जंगजू आदमी हैं जो किसी मौका पर भी पीछे नहीं हटेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि फिरंगियों से किस तरह जंग करनी चाहिए। मैं अपने साथियों समेत तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, शहबाज के लहजे में हैरत थी। हाँ दोस्त, मर्द की जुबान एक, इमरान की इस तरफ हाथ फैलाता हुआ बोला। शहबाज उसके हाथ पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। अच्छा दोस्त, तुम देखोगे कि मैं किस तरह शिकराल के लिए जान की बाजी लगाता हूँ। मैं ज़रेगाम का बेटा हूँ जिससे सारा शिकराल थर्राता था। करागाल, मिकलाग और सरक्सान वाले इसके नाम से कामते थे। तुम्हारे तेवर कहते हैं कि तुम भी सिफे शकन ही साबित हो गए। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? संजीदा खान मोहताद। वो बहुत एहतियात से सारे काम करता है और किस दिन बहुत एहतियात से मर जाएगा। मैंने आज तक मिकलाग के किसी संजीदा खान का नाम नहीं सुना, ना सुना होगा। वो कोई मशहूर आदमी नहीं है, लेकिन मेरे लड़के ज़रूर बड़े फ़ख्र से कह सकेंगे कि वो सिफे शकन के बेटे हैं। अच्छा दोस्त, अब मुझे नींद आ रही है, शहबाज मुंह पर हाथ रखकर जमाई लेता हुआ बोला। इमरान कुछ भी ना बोला। वो अब खुद भी अपने बिस्तर पर लेट चुका था। उनका बिस्तर भी अजीब था। फर्श पर एक पलंग की जगह घेरे हुए लकड़ी, 1 फुट ऊंची दीवारें खड़ी थी और इनके दरमियान में चमड़े की आरामदेह गद्दीले पड़े हुए थे। पता नहीं क्यों यकबयक इमरान की आंखें खुल गईं। हालांकि कमरे में दाखिल होने वाले बहुत एहतियात से दाखिल हुए थे। ये तादाद में 4 थे। उनके हाथों में रिवॉल्वर भी मौजूद थे। इमरान उछल कर बैठ गया। खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, एक ने गरज कर कहा। शहबाज भी जाग पड़ा और उसकी भी वही हालत हुई जो इमरान की हुई थी। तुम तो बिल्कुल ही खामोश पड़े रहो, एक आदमी ने अपनी जेब से लोहे का छोटा सा हल्का निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा। उसके रिवॉल्वर का शुक शहबाज के सीने की तरफ था। तुम क्या चाहते हो? शहबाज आंखें निकाल कर बोला। हम इसे गार वाले के पास ले जाएंगे। अगर तुम दखल दोगे तो हम यही हुक्म मिला है कि तुम्हें कत्ल कर दें। अरे यारो, क्यों डरते हो? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। कल रात की चाय तुम चारों में बराबर तकसीम करूंगा। चुप रहो। शहबाज धाड़ा। तुम समझे बूझे बगैर इस किस्म का कोई वादा नहीं कर सकते। गार वाला तुम लोगों की तरह चाय का मोहताज नहीं। इसी आदमी ने बुरा समूह बनाकर कहा। तुम अजनबियों को यहाँ क्यों लाए हो? गार वाला सफ़ेद सूअरों को यहाँ क्यों बुलाता है? शहबाज ने गरज कर पूछा। तुम गार वाले पर एतराज़ नहीं कर सकते। वो मालिक है। हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला भिखारी आज हमारा मालिक बन गया। वो तुम जैसे खारिजदा कुत्तों का मालिक होगा, मेरा नहीं हो सकता। मैं ज़रे खाम का बेटा शहबाज हूँ। और मैं, इमरान कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, संजीदा खान मोहताद का। बख के साथ ही उसने एक टांग पकड़ ली और जैसे ही वो झुका, इमरान ने बड़ी फुर्ती से उसे दोनों हाथों पर रोककर दूसरी तरफ उछाल दिया। 3 फायर बैक वक्त हुए और उस चौथे आदमी का जिस्म छलनी हो गया। शहबाज के लिए भी इतना ही मौका काफ़ी था। दूसरी तरफ से उसने इन पर छलांग लगाई। इस गैर मुतवक्का हमले ने उन्हें बुखला दिया। फिर उनमें से सिर्फ एक के हाथ में रिवॉल्वर रह गया। उसने इमरान पर फायर किया, लेकिन गोली ठोस की छत में जा घुसी और फिर उससे दूसरे फायर का मौका न मिल सका। इमरान ने न सिर्फ उसका रिवॉल्वर छीन लिया, बल्कि खुद उसे सर से ऊंचा करके इस जोर से रिवॉल्वर पर मारा कि उसकी दूसरी चीख ना सुनी जा सकी। दूसरी तरफ वो दोनों शहबाज पर लिपटे हुए थे। इमरान ने इनमें से भी एक की टांग ली और उसका भी वही हशर हुआ जो दूसरों का हुआ था। फिर शहबाज ने चौथे का गला घोंट कर मार डाला। ओए सिफे शकन, वो इमरान को नीचे से ऊपर तक देखता हुआ बोला। यार तू आदमी है या? वो आगे बढ़कर इमरान का बाजू टटोलने लगा और फिर मुस्कुरा कर बोला, तू भी बड़े बाप का बेटा मालूम होता है। मैं दरअसल इस बस्ती वालों के दिलों से गार वाले का खौफ निकालना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हारे मुखालिफ हो गए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम गलती पर हो दोस्त। तुम्हारा मुकाबला इस आदमी से है जो फिरंगियों का दोस्त है, और तुम नहीं जानते कि फिरंगी कितने मक्कार होते हैं। मैं जानता हूँ, पर तुम्हें भी लुमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह निडर होना चाहिए। मैं नहीं समझा। सुनो दोस्त, इमरान उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, मैं ये नहीं कहता कि तुम शुजाअत के जौहर ना दिखाओ, लेकिन जरा एहतियात से। ओ सिफे शिकन, मुझे पहेलियां बूझना नहीं आता। साफ साफ कह क्या
कहना चाहता है। मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, तुम सुनते जाओ। फर्ज करो अगर ये फिरंगी एक घड़े में आग भर दें तो तुमसे कहें कि इसमें कूद जाओ वरना हम तुम्हें बहादुर ज़रे-ए-गाम का बेटा ना समझेंगे, तो तुम क्या करोगे? मैं अपने बाप का नाम ऊंचा रखने के लिए जरूर कूद जाऊंगा। हाँ हाँ, इमरान ने कहका लगाया। तब तो वो यही करेंगे और शिकराल की औरतें दोगले बच्चे। चुप रहो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर तुम मर गए तो यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना चाहिए? चालाक बनो। अगर तुम भेड़िए हो तो भेड़ की खाल पहन लो। शुजाअत इस वक्त दिखाओ जब उसकी जरूरत हो। इस तरह अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तब भी तुम उसे मार लोगे। शहबाज थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। फिर इन लाशों का क्या किया जाए? आओ हम उन्हें दफन करते हैं। ओ बाबा, वो कानों पर हाथ रखकर बोला, जमीन खोदनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह होने से पहले उन्हें दफन कर दूंगा। दूसरी सुबह इमरान वहीं पहुंच गया जहां उसके साथी और दूसरे काफले वाले मुकीम थे। उनका खौफ अब किसी हद तक कम हो गया था। इमरान ने वहां पहुंचने में जल्दी इसलिए भी की थी कि कहीं काफले वाले भी इस किस्म के किसी वाकये से दो चार ना हुए हों, जैसा कि पिछली रात उससे पेश आ चुका था, मगर उसे वहां कोई ऐसी इतला नहीं मिली। एक्स2 के पुराने मातहतों ने उसे घेर लिया। ये बड़ी गलत बात है इमरान, जूलिया ने कहा। तुम हमें यहाँ छोड़कर उसके साथ चले जाते हो। क्यों, क्या यहाँ मेरी मौजूदगी जरूरी है? कतई जरूरी है। अच्छी बात है, अब मैं यहीं रहूंगा। जूलिया से गौर से देख रही थी। इमरान ने कुछ देर बाद कहा, हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। फिर उसने पिछली रात का वाकया बताते हुए इस पूरी इसरार गार वाले की कहानी भी सुनाई। आहा, जूलिया बोली, तो हम इस साजिश के सरगना तक पहुंच गए हैं। गैर मुल्कियों से उसके रब्तो ज़ब्त का तो यही सिलसिला दिख रहा है। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल सही हो, मगर तुम लोगों की हिफाजत के लिए मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। तुम सभी खतरात से दो चार हो। पता नहीं वो कब तुम पर आ पड़े। बस्ती वाले इस पूरी इसरार आदमी से खौफजदा है, लिहाजा वो उसकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। अगर उन्हें इसका शुबा भी हो गया कि हमारी वजह से उन पर कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है तो वो हमें फना कर देने में कोई दकीका ना उठा रखेंगे। मैं तुम्हारे ख्याल की तायद करती हूँ, मगर वो शहबाज के बस्ती वालों पर इतना भी असर नहीं रखता। असर तो रखता है, लेकिन वो आसमानी बलाओं के खौफ के सामने बेहकीकत है। हो सकता है कि वो शहबाज ही को मार डालें जिसने गार वाले से झगड़ा मोल लिया है। फिर क्या सूरत होगी? बस यही कि हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए, इमरान ने कहा। फिर लेफ्टिनेंट चौहान से बोला, जरा बार बरदार मजदूरों को यहाँ बुला लो। क्यों, क्या इस वक्त कूच का इरादा है? मुझसे गैर जरूरी सवालात ना किया करो, इमरान ने गुस्सेली आवाज में कहा और लेफ्टिनेंट चौहान चुपचाप चला गया। अब यहाँ पहुंचकर इनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि इमरान के हुक्म से सरतापी कर सकते। वो उन्हें जिस तरह चाहता इस्तेमाल कर सकता था। हद यह है कि तनवीर भी इसके मुकाबले में हद दर्जा बिछा बुझा सा रहता था। यहाँ पहुंच जाने के बाद उसने फिर इमरान से उलझने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद बार बरदार मजदूर आ गए और इमरान ने उनके सरे गिरोह से कहा, अब वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है कि तुम लोग यहाँ के फिजा से मरूब नहीं हुए होगे। हम पूरी तरह तैयार हैं जनाब, और ये तो वक्त आने ही पर आपको मालूम हो सकेगा कि हम मरूब हुए हैं या नहीं। सुनो, अगर ऐसा कोई वक्त आया तो तुम उन्हें बहुत आसानी से शिकस्त दे सकोगे। इन लोगों में मुनज़्ज़म तौर पर जंग करने की सलाहियत नहीं है। ये जब भी आएंगे भिपरे हुए भेड़ियों की तरह तुम पर आएंगे। इस वक्त अगर एक जरा सा दिमाग ठंडा रखा जाए तो मिनटों में उनकी एक पूरी रेजिमेंट साफ की जा सकती है। क्या समझे? समझ गए जनाब? बस इसीलिए बुलाया था, अब तुम लोग जा सकते हो, इमरान ने कहा। उनके चले जाने के बाद जूलिया ने हैरत से कहा, तुम इन मजदूरों को लड़ाओगे? हाँ, क्या करूं जब उन्हें लड़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। क्या मतलब? ये बेहतरीन किस्म के तरबियत याफ्ता फौजी है। ओह, मैं इमरान डैनी विल्सन के पास आया और उससे फिर खतरात से आगाह करता हुआ बोला, वो सरदार जो हमें यहाँ लाया है हमारी दोस्त ही है, मगर एक दूसरा सरदार जो इससे ज्यादा ताकतवर है यहाँ हमारी मौजूदगी पसंद नहीं करता। और वाज़ेह रहे कि वो लड़की जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं इसी सरदार के कब्जे में है, लिहाजा तुम्हारे शिकारियों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो तैयार ही हैं इमरान, लेकिन इस वजह से कुछ बददिल हो गए हैं कि यहाँ के बाशिंदों की जुबान उसकी समझ में नहीं आती है। डैनी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या वो यहाँ के बाशिंदों से रिश्ते कायम करने आए हैं? आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस अजनबियत से उकता गए हैं। उकताहट और चीज़ है, लेकिन उन्हें खौफ ना होना चाहिए। वो खौफ नहीं है मास्टर, आप मुतमईन रहिए, जब भी ज़रूरत पड़ी वो आखिरी सांसों तक लड़ेंगे। बस ठीक है, इमरान ने कहा। फिर इस छवलदारी में वापस आ गया जहां जूलिया मुकीम थी। क्यों? जूलिया ने भवें सुकेड़ कर पूछा। अहम कुछ नहीं, तुम बताओ ट्रांसमीटर कहाँ है? मैंने इस पर एक्स2 से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। जूलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जूलिया ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। वो इसी संदूक में है जिसमें तुमने रखा था। इमरान ने ट्रांसमीटर निकाल कर ब्लैक जीरो से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ जवाब ना मिला। फिर यक बयक उसे एक ख्याल आया, कहीं वो इन लोगों के हाथ ना लग गया हो और
पिछली रात का वाकया उसकी बिना पर ज़हूर पसीर ना हुआ हो। क्यों? जूलिया उसे शुबे की नज़र से देखती हुई बोली। कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कि ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है। फिर अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि बात बात पर इसके अहकामात का मोहताज रहूँ। मेरी खोपड़ी सेकंड हैंड नहीं सही लेकिन चल जाती है, तुम फिक्र मत करो। तुम आखिर एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते कि तुम ही X2 हो? जूलिया, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? क्या तुमने ट्रांसमीटर पर इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी? क्या तुमने वो लाशें नहीं देखी थी? जूलिया कुछ ना बोली। उसकी आंखों में फिर इस किस्म की उलझन के आसार नजर आने लगे थे, जैसे पागलों की तरह चीखना शुरू कर देगी। इमरान को ब्लैक ज़ीरो की फिक्र थी, इसलिए उससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। फिर वो छवलदारी से बाहर जाने का इरादा कर ही रहा था कि लेफ्टिनेंट चौहान बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इमरान पर नजर पड़ते ही बेसाख्ता हंस पड़ा। यार इमरान साहब, बस मजा आ गया। यानी तनवीर को कुछ औरतों ने घेर लिया है और उसका दम निकला जा रहा है। भाई जूलिया, इस वक्त तुम तो उसकी सूरत जरूर देख लो ताकि कुछ दिनों तक सुकून से जिंदगी बसर कर सको। जूलिया मुस्कुराती हुई उठी और इमरान भी बाहर निकल आया। हकीकतन उसे 6 शिकराली लड़कियों ने घेर रखा था और तनवीर का चेहरा हवा हो रहा था। उसे तुम्हारा मुकद्दर तनवीर राजा। इमरान दांत पर दांत जमाकर बोला, मगर तुम मरे क्यों जा रहे हो? ये क्या कह रही हैं? तनवीर हकलाया। लड़कियां दरअसल इससे कह रही थी कि वो उन्हें सर के बल खड़ा होकर दिखाए। शायद उनका ख्याल था कि इस काफिले का हर आदमी सर्कस वालों ही की तरह करतब दिखा सकता है। अरे तनवीर राजा, वो कह रही हैं कि हमें सर के बल खड़े होकर दिखाओ, और पिछली रात तुमने अपने करतब क्यों नहीं दिखाए थे? अरे बाप रे, तनवीर भुर्राई हुई आवाज में बोला, खुदा के लिए इनसे पीछा छुड़ाओ। फिर इमरान ने उन्हें समझा बुझाकर बदख्त वहां से हटाया। बदख्त यूं कि खुद उसे तनवीर के इवज सर के बल खड़ा होना पड़ा। जूलिया बेतहाशा तनवीर का मजाक उड़ा रही थी। मैं समझ ही नहीं सका कि यहाँ की औरतें किस किस्म की है। चौहान बोला, बस इस किस्म की हैं कि उनके शोहरों के अलावा कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। ये हमारी इन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से बेहतर है जो शोहरों को साइन बोर्ड की हैसियत से इस्तेमाल करती हैं, और इन नीम वहशी औरतों के शोहर भी इस तरह पाबंद हैं। ये अपनी बीवियों को दूसरी औरतों के फांसने का जरिया बनाना नहीं जानते। तुम्हें याद होगा राह में इस बूढ़े ने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हारी औरतें महफूज रहेंगी लेकिन मर्द चुन चुन कर मार डाले जाएंगे। इसने ठीक ही कहा था। औरतें यकीनन बहुत शौक हैं लेकिन जिनसियत ज़्यादा नहीं है। उनके इस रवैया पर कम अज़ कम मेरे साथी यकीनन गलतफहमी में मुब्तला हो सकते हैं, और फिर मर्द अमूमन गलतफहमी में मुब्तला होते ही कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर बैठता है जिसकी बिना पर कायदे की रूह से इस पर सैंडर ही टूटने चाहिए। लेकिन अपनी तरफ की औरतें सचमुच मोहब्बत शुरू कर देती हैं। खैर हाँ, तो अगर तुम में से किसी का भी दम हो तो हो जाए गलत फहमी में मुब्तला। कफनो दफन का जिम्मा मैं लेता हूँ। एक बार फिर कान खोलकर सुन लो कि अगर किसी ने भी कोई गलत कदम उठाया तो वो पूरे काफिले की मौत का जिम्मेदार होगा। कोई कुछ ना बोला, वो सब मुंतशिर हो गए। अब शाम की सर्किस शो के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन इमरान सिर्फ ब्लैक ज़ीरो के मुतालिक सोच रहा था। उसने इस वक्त से शाम तक तकरीबन बार बार इसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। शाम होते ही शहबाज भी आ गया, लेकिन हमेशा की तरह इस वक्त भी उसका चेहरा पुरसकून ही नजर आ रहा था और आंखों के भी वही उदास उदास सी कैफियत थी। इमरान ने उससे कहा, सरदार शहबाज, मेरा एक आदमी कल से गायब है, कहीं उसे गार वाले ही के पास ना पहुंचा दिया गया हो। मुमकिन है, शहबाज ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, तुम आज बेकार इंतजार कर रहे हो। क्यों? आज बस्ती का कोई खारिजदुदा कुत्ता भी सर्किस देखने नहीं आएगा। बस्ती वालों को इसका इल्म हो गया है कि गार वाला इस सरजमीन पर सर्किस वालों का वजूद पसंद नहीं करता। फिर क्या होगा? अपने आदमियों से कहो हर वक्त तैयार रहें। वो हर वक्त तैयार रहेंगे, तुम इसकी फिक्र ना करो दोस्त। और अब मैं यही रहूंगा। शहबाज ने कहा, अगर सूअर के आदमियों ने हमला किया तो? ठहरो दोस्त, इमरान हाथ उठाकर बोला, मुझे ये बताओ कि शिकराल की कितनी बस्तियां उसके साथ हैं? एक भी नहीं, सब उससे नफरत करते हैं लेकिन आसमानी बलाओं से डरते हैं। मैं ये पूछ रहा था, क्या शिकराल की बस्तियां किसी जंग में भी उसका साथ दे सकेंगी या नहीं? अगर वो आसमानी बलाओं की धमकी दे तो ऐसा भी मुमकिन है। शहबाज बोला, लेकिन मेरी सुनो, शिकराल क्या अगर सारी दुनिया भी उसके साथ हो तो सरेगाम के बेटे का हाथ उसके खिलाफ ही उठेगा। वो तो ठीक है दलेर सरदार, मगर इमरान किसी सोच में पड़ गया। पिछली रात तुमने क्या कहा था? दफदन शहबाज गुस्सेली आवाज में गुराया। मैंने कहा था कि मेरे आदमी तुम्हारे साथ हैं, फिर अब तुम बुज़दिलों की सोच में क्यों डूबने लगे हो? जरगाम के बेटे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। गार वाले के साथ फिरंगियों की अकल है, इसलिए अपनी इस अकल को आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं जो फिरंगियों की अकल का मुकाबला कर सके। अच्छा तो आओ, मेरे पास 75 ऐसे आदमी हैं जो पूरी कुव्वत से किसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और फिर हमें कतई देर न करनी चाहिए। शहबाज ने कहा, हम सीधे गारों पर जा चढ़े। बिल्कुल ठीक, मगर तुम्हारे साथ सिर्फ 3 घोड़े हैं। ओ वो भी बिल्कुल बेकार। इमरान सर हिलाकर बोला, वो सर्किस के घोड़े हैं, सवारी के नहीं। फायरों की आवाज सुनकर उनका दम ही निकल जाएगा। 75 घोड़े। शहबाज खामोश होकर सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं इंतजाम करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मगर इसके लिए हमें रात गए तक यहाँ ठहरना पड़ेगा। मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास
सिर्फ 2 घोड़े हैं, इमरान ने कहा। अरे तुम नहीं समझे, वो आहिस्ता से बोला। इसकी उदास आंखें चमकने लगी थी और होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे इस अंदाज में खामोश रहा जैसे हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, मैं इन पागलों के लिए आसमानी बला बन जाऊंगा जो इस सुअर से डरते हैं। अब तो मुझे पहेलियां बुझाने लगे, इमरान ने उकता कर बोला। सुनो, मैं इन सभी को अस्तबल खाली करा दूंगा, वो घोड़े भी साथ ले चलूंगा जिनकी जरूरत ना हो। बहुत अच्छे, इमरान ने उसके शाने पर हाथ का मार कर कहका लगाया। हाँ, अब तुम्हारी अकल भी फिरंगियों की अकल का मुकाबला करने के काबिल हो जा रही है। लेकिन ये तो सच हुआ कि अगर इससे पहले ही हमला हो गया तो। शहबाज भी सोच में पड़ गया। इमरान भी खामोश हो गया था। कुछ देर बाद शहबाज बोला, अच्छा तो सुनो, तुम अपने आदमियों से कहो कि वो तैयार हो जाए, अंधेरा होते ही उन्हें एक महफूज मकाम पर ले जाऊंगा। मगर तुम्हारे साथ 4 औरतें भी हैं, तुम उन्हें मेरे मकान में छोड़ सकते हो। क्या वो वहां महफूज रहेंगी? कतई महफूज रहेंगी, यहां औरतों पर कोई हाथ नहीं उठाता। फिर इन औरतों के साथ किस मर्द को भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ दो, लेकिन इससे दोबारा मुलाकात वहीं हो सकेगी, दूसरी दुनिया में। शायद औरतें तन्हा रहने पर तैयार ना हो, तो फिर उनसे कहो कि एक दूसरे को गोली मार दें। क्यों ना उन्हें भी साथ ले चलें। जरूर ले जाओ, लेकिन इस सूरत में जरगाम का बेटा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम नहीं जानते ऐसे मार्कों में औरतों को साथ लिए फिरना हम शिकरालियों के लिए कितनी बड़ी गाली है। ओह, ऐसा भी है। संजीदा खान मोहतात के बेटे, तुम बातों में बहुत वक्त बर्बाद करते हो। ठहरो दोस्त, तुम यहीं ठहरो, मैं अपने साथियों को तैयारी का हुक्म देकर अभी वापस आता हूँ। इमरान सीधा जूलिया की छवलदारी में आया। उसे हालात से आगाह करने के बाद बोला, मुनासिब है कि तुम इन 3 लड़कियों के साथ शहबाज के मकान में कयाम करो। ये नामुमकिन है। जिद ना करो, वरना तुम्हारा अंजाम पर मुझे भी अफसोस होगा। मैं क्या बताऊं, अगर मुझे ये इल्म होता कि हम इतनी आसानी से शिकराल में दाखिल हो सकेंगे तो मैं इतना लंबा चौड़ा ढोंग कभी ना रचाता। यानी मतलब ये कि औरतों को साथ ना लाता। मगर अब बेहतरी इसी में है कि मेरे कहने के मुताबिक अमल करो। कभी नहीं, जूलिया पागलों की तरह बोली। तुम लड़कियों को वहां भेज दो, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तो मुझे इस तरह तनहा नहीं छोड़ सकते। मैं X2 का हुक्म मानने से भी इनकार कर दूंगी। अलबत्ता तुम मुझे गोली मार दो, जैसा कि इस वहशी ने कहा है। तुम्हारी वजह से हालात पचीदा हो जाएंगे। इमरान मायूसाना अंदाज में बोला, मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हें इन लड़कियों के साथ छोड़ना चाहता था कि तुम इन्हें अपने कंट्रोल में रखो। हम उन्हें अपने साथ लाए हैं, इसलिए उनकी हिफाजत हम पर लाजिम है। हम इन लड़कियों को मुझे यहाँ छोड़ रहे हो, जूलिया ने शिकायत आमेज और महबूबाना अंदाज में कहा। अरे बाप रे, इमरान ने उर्दू में कहा और फिर अंग्रेजी में बोला, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो जूलिया। इस सफर में जरूर मुझे तुम पर हाकिम बनाया गया है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे मुकाबले में मेरी हैसियत भी वही होगी जो दूसरों की। लिहाजा तुम्हें ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तुम अगर इसका एतराफ़ कर लो कि तुम ही X2 हो तो शायद इस पर तैयार भी हो जाऊं। मैं एक गलत बात का एतराफ़ कैसे कर लूं? खैर, अगर तुम इस पर तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो इसकी छवलदारी से निकलकर डैनी की तरफ चला गया। फिर जूलिया किसी न किसी तरह इमरान की तजवीज़ से मुतफ़क़ हो गई। दूसरी लड़कियों को यह नहीं बताया कि उन्हें दूसरी जगह क्यों मुंतकिल किया जा रहा है। जूलिया के साथ उसने एक महदूद दायरा अमल का ट्रांसमीटर भी रहने दिया, जो 50 या 60 मील के फासले के लिए लाजमी तौर पर कारआमद था। शहबाज की पेशनगोई गलत नहीं साबित हुई। आज एक आदमी भी सर्कस देखने के लिए इधर नहीं आया। बाहर आज शहबाज कुछ गैर मुतमईन सा नजर आ रहा था। आधी रात को हम घोड़ों के लिए निकलेंगे, इसने इमरान से कहा। खैर, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इससे पहले ही आसमानी बलाओं से डरने वालों ने ज़मीन पर तबाही फैला दी तो क्या होगा? नहीं, तुम बेफिक्र रहो, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन शहबाज, तुम्हारी आंखों से बेइत्मीनानी सी जाहिर हो रही होगी। खामोश बैठो। शहबाज झुल्ला गया। उसके बाद एक बार फिर इमरान ने डैनी से मशवरा किया और डैनी ने उसे राय दी कि आधी रात के इंतजार में मुतमईन ना बैठना चाहिए। वैसे तो मेरे आदमी तैयार ही हैं, लेकिन अगर वो लोग अचानक ही आ पड़े तो थोड़ी बहुत बदनज़मी जरूर पैदा हो जाएगी। यकीनी बात है। मगर मास्टर इमरान, मैंने बार बरदार मजदूरों के पास हल्की मशीन गनें देखी हैं, डैनी ने हैरत से कहा। पेशावर मजदूर नहीं है डैनी, इमरान ने जवाब दिया, बल्कि बहुत ही तजर्बाकार किस्म के फौजी हैं। वो तुम्हारे शिकारियों से किस तरह भी कम नहीं साबित होंगे। आपने पहले इसका तस्करा नहीं किया मास्टर। भूल गया होगा डैनी। आप भूल गए होंगे, डैनी ने कहका लगाया। मैं हमेशा यही कहता रहूंगा कि आपको समझाना बहुत मुश्किल काम है। दफतर उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और इमरान उछलकर खड़ा हो गया। आवाज़ लहजा बलहजा करीब आती जा रही थी। डैनी ने झपट कर राइफल उठा ली। ये एक ही घोड़ा मालूम होता है, इमरान ने कहा। फिर वो दोनों बाहर निकल आए। तकरीबन सभी छवलदारियों से निकल आए थे। आने वाला करीब आता जा रहा था, रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही थी। शहबाज, आने वाले ने आवाज़ दी। ये कोई शिकराली ही था। कौन है दार अब? इमरान ने शहबाज की आवाज़ सुनी। शहबाज, करीब आओ, आने वाले ने कहा। इमरान भी तेजी से आवाज़ की तरफ बढ़ा। वो आने वाले का चेहरा नहीं दिख सका था क्योंकि वहां अंधेरा था। फिर शायद इमरान और शहबाज साथ ही आने वाले के करीब पहुंचे। शहबाज, आने वाले ने आहिस्ता से कहा।
क्या खबर है? दाराब शहबाज ने पूछा। खबर अच्छी नहीं है। 3 आदमी कटारियां दिखा दिखाकर बस्ती वालों से कहते फिर रहे हैं कि अगर उन्होंने सर्किस वालों में से एक एक को चुनकर कत्ल ना किया तो जमीन फटेगी और पूरी बस्ती इसमें समा जाएगी। फिर वो लोग क्या पकते हैं? फील्ड्स वर्थ तैयार हो गया है और वो 150 सवारों के समेत यहां पहुंच जाएगा। ओहो, इस कफन चोर की मौत उसे आवाज दे रही है। मैं साफ सुन रहा हूं। और सुनो, गार वाले ने 4 फिरंगियों को भी भेजा है, वो इनकी मदद करेंगे। सिफे शिकन, शहबाज ने इमरान को आवाज दी। मैं यही मौजूद हूं, इमरान आहिस्ता से बोला। तुमने सुना? हाँ, मैंने सुन लिया। तुम फिक्र ना करो, इन फिरंगियों की भी परवाह ना करो। तुम बहादुर जरेगाम के बेटे हो और मेरा नाम सिफे शिकन है। मगर आने वाले ने कहा, इन फिरंगियों के पास ऐसी तगनेगे हैं कि जोर के बगैर गोलियां ही गोलियां बरसाती चली जाती हैं। ओह, आने दो, शहबाज गुस्सेली आवाज में बोला। मुझे खुशी है कि फेलरवर उन्हें लुभा रहा है। मैं देखूंगा कि उसने कितनी तरक्की की है, वो किस रास्ते से आएंगे। ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। वो बहुत राजदारी से काम ले रहे हैं। उन्हें इल्म है कि तुम सर्किस वालों की मदद करोगे। आने दो इस वल्दुल हराम को। इनकी चीखें सुनकर उसकी माँ अपनी कब्र में जाग उठेगी। आने दो। मगर तुम क्या मेरे साथ हो? अगर ना होता तो यहां आता क्यों? आने वाले ने कहा। ये फील्ड्सवर पैदाशी चोर है। शहबाज ने इमरान के शाने पर हाथ रखकर कहा। इतनी आहिस्तगी से आएगा कि हमारे कानो कान खबर ना होगी। अब तुम अपनी इस अकल को आवाज दो। वो फिरंगियों से टकराने का दावा करती है। मैं आवाज दे चुका हूं, इमरान ने कहा। उन्होंने अपनी छुवलदारियां एक सताई जगह पर नस्ब की थी और उसके 3 तरफ ढलवाने थी। इमरान ने पहले ही कुछ सोच समझकर इस जगह पड़ाव डाल रखा था। उसने छवलदारियां चूं की तो रहने दी। इनमें चिराग जलते रहे, लेकिन उसके सारे आदमी असरा संभाल कर ढलवानों में रेंग गए। हल्की मशीन गनों का दस्ता 8 आदमियों पर मुश्तमिल था। उन्हें ढलवान की दूसरी तरफ एक ऊंची चट्टान में चढ़ा दिया गया, जहां से वो तकरीबन चारों तरफ मार सकते थे। ये सब कुछ 20 मिनट के अंदर ही अंदर हो गया। उस सिफे शिकन, शहबाज उसका बाजू पकड़कर गर्मजोशी से दबाता हुआ बोला। तो वाकई वैसी ही अकल रखते हो, मगर इस दिन जब मैंने तुम्हें घेरा था तुम चूहे क्यों बन गए थे? हम ख्वामख्वाह किसी से नहीं उलझते सरेगाम के बेटे, इमरान ने पुरवकार आवाज में कहा। अगर हम देखते कि तुम जबरदस्ती पर आमादा हो तो बड़ी खून रेस जंग होती और तुम हमारे किसी जानवर को भी जिंदा न ला सकते। तुम देख ही रहे हो कि हमारे पास 8 मशीन गनें भी हैं। तुम बहादुर भी हो और पुर इसरार भी, शहबाज ने आहिस्ता से कहा। लेकिन क्या तुम्हें इस आदमी दार आप पर एतमाद है? वो भी जरे आम ही का बेटा है। हालांकि हमारी माएँ अलग अलग थीं। शिकराल में एक बाप के बेटे आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते, खवा इन पर आसमानी बलाएं ही क्यों ना टूट पड़े। फिर उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। ये आवाजें अचानक हवा के झोंके के साथ आई थी और फिर अब वही पहले का सन्नाटा छा गया था। ओह, शहबाज मुस्तिबराना अंदाज में बोला। फिल्ड्सवर आज तो मर्दों की तरह आ रहा है। मैं अब यहाँ इस तरह छुप कर नहीं लड़ूंगा। मेरा घोड़ा तुमने कहाँ छोड़ा है? जरेगाम के बेटे, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि अगर उनके पास एक भी फिरंगी है तो वो उन्हें इस तरह ऐलानिया नहीं आने देगा। कहीं ये भी उनकी कोई चाल ना हो। शहबाज कुछ ना बोला। इमरान ने फिर कहा, इस वक्त तक ठहरो जब तक वो सामने ना आ जाए। अच्छा, वही करूंगा जो तुम कहोगे। थोड़ी देर बाद फिर हवा के झोंके के साथ ऐसी ही आवाजें आईं जैसे बहुत दूर हजारियों घोड़े तूफान की सी रफ्तार से दौड़ रहे हों। उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। बिल्कुल धोखा है शहबाज, इमरान ने आहिस्ता से कहा। क्या तुम आवाजों का रुख नहीं महसूस कर रहे? ये सामने से आ रही हैं। ये तो इधर से आती हुई मालूम होती हैं जिधर गार वाला रहता है। कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कि हमला सामने से हरगिज ना होगा। तो फिर हमें रुख बदल लेना चाहिए, शहबाज बोला। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। चट्टान के ऊपर वाला दस्ता चारों तरफ की खबर ले सकेगा। Like, comment, share, press the bell icon